सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अपन कल क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन क्या था, उसी पर सेम टू सेम मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। कल 6 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। उपरोक्त प्रश्न में अगर यदि आपका E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/4 और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/4 हो तो उपरोक्त प्रश्न हल कीजिए। है उपरोक्त प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि किस क्षण पर ई का अधिकतम मान होगा, किस क्षण पर आपका आई का अधिकतम मान होगा और ये परिपथ कैसा है आपको बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों का जो देखो कलांतर देखेंगे अगर अपन तो ई व आई का कलांतर देखेंगे। ओमेगा टी माइनस π/4 में से घटाना है ओमेगा टी प्लस π/4। ओमेगा टी से ओमेगा टी तो उड़ जाएगा। माइनस π/4 से घटाना है प्लस π/4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस जुड़ता है तो आंसर आएगा माइनस π/2। π/2 आया, इसका मतलब या तो एल होना चाहिए था या सी होना चाहिए था, और वो भी माइनस का आया है, इसका मतलब यह सी सर्किट है, ओनली सी है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी प्रॉब्लम आपको ही सोल्व करनी, ये मैं बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं करूँगा। जगह कितनी छोड़ोगे? जगह उतनी छोड़नी जितना आपने क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ी थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। तो ये लिखा है कि सर कल दे देते होमवर्क। हाँ, कल अच्छा रहता मैं अगर आपको कल ही दे देता। खैर कोई बात नहीं, अभी करो आप। अब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप अभी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब किसी वास्तविक प्रेरक कुंडली, वास्तविक मतलब वो आदर्श नहीं है, मतलब उसमें एल प्रेरकत्व है तो वो तार है तो जरूर उसका प्रतिरोध आर उसके साथ गिफ्ट में है। ठीक है, जब किसी वास्तविक प्रेरण कुंडली को डीसी स्रोत 100 वोल्ट से जोड़ते हैं तो उसमें 1 एम्पीयर की धारा बहती है। जबकि 50 हर्ट्ज वाली 100 वोल्ट आरएमएस की, आरएमएस नहीं लिखेगा तो वो आरएमएस मान मानना है, प्रश्न में नहीं लिखता है कब, तो 100 वोल्ट लिखा है सिर्फ तो वो आरएमएस मान ही मानेंगे। 100 वोल्ट की एसी से जोड़ने पर उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। भैया धारा कम क्यों पड़ी? वोल्टेज तो अभी भी वही आ रहा है और ये भी प्रभावी वोल्टेज है, यूँ नहीं कि ये कम ज़्यादा है, एग्जैक्टली 100 वोल्ट है आरएमएस मान। तो धारा कम क्यों पड़ी? सोचो। हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि प्रेरण कुंडली का या प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक L का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए। अब देखना, सुनना कि सॉल्यूशन देखना। माना कि प्रेरक कुंडली का स्वप्रेरकत्व है L तथा इसके तार का आदर्श तो है नहीं, वास्तविक है, इसका मतलब इसमें जो तार है उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध है। तो अपन ने माना कि इसके तार का प्रतिरोध, किसके तार का? प्रेरक कुंडली के तार का प्रतिरोध कितना है? मान लिया अपन ने R है, ये अपन ने शुरू मान लिया। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले तो क्या किया भैया कि अपन ने एक प्रेरक कुंडली लगाई डीसी वोल्टेज के साथ। डीसी 100 वोल्ट का स्रोत है, एल भले हो, एल का कोई लेना देना ही नहीं होता है डीसी में। डीसी के लिए तो ये सिंपल तार है, प्रतिरोधी तार है, ये प्रतिरोध है आर। तो इसमें धारा आई जो बही
कौन सी वाली? डीसी वाली। तो IDC का सूत्र क्या आना चाहिए वैसे तो, कि भैया IDC होता है V/R, VDC वाला अपॉन R। तो VDC है आपके पास 100 वोल्ट और प्रतिरोध आपको पता नहीं है, जबकि धारा जो दी गई है IDC वो दे रखी है 1 एम्पियर। तो R का वज्र गुणा करूंगा, R इधर इधर ये आ जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए R बराबर आ जाएगा 100 ओम। अतः इसका जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, ये यहाँ पता पड़ गया। चीज़ समझ में आ रही है? अब देखना, अब नई चीज़ क्या है इसमें? नई चीज़ ये कि जब इसको अपन DC के बजाय AC से जोड़ देते हैं तो धारा 0.5 एम्पियर हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, तो देखना नाउ इसे AC से स्रोत से जोड़ने पर, AC स्रोत से जोड़ने पर तो क्या होता है कि जब ये प्रेरक कुंडली है, इसमें स्रोत लगा दिया AC वाला, तो इसमें जो धारा बहती है IRMS जो धारा है AC वाली, उसका सूत्र होता है ERMS बटा Z। प्रतिबाधा आ जाएगी, क्योंकि जो L है इसके साथ साथ R भी है, दोनों हो तो फिर प्रतिबाधा गिनते हैं। अब आपको Z का मान निकालना हो तो Z बराबर क्या आ जाएगा, ERMS बटा IRMS। ERMS तो कितना है, फिर से आपको बोला गया ERMS जो है वो 100 वोल्ट ही है, 100 वोल्ट ही है, परंतु धारा जो बेरी वो 0.5 एम्पियर बेरी है। अब एक बात बताओ, 100 वोल्ट का स्रोत चाहे AC हो चाहे DC हो, धारा कम पड़ गई कि नहीं पड़ गई? पहले 1 एम्पियर, अब आधा एम्पियर। तो धारा कम इसलिए पड़ी है क्योंकि प्रतिबाधा जो है 100 बटा 0.5 वो 200 ओम है, 200 ओम है प्रतिबाधा। तो कुछ बच्चे यहाँ तक बहुत अच्छे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं जो सुनना, यहाँ तक तो सबको अच्छे से क्लियर भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है कि हाँ सर DC में तो L का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि धारा एक समान होती है तो धारा में परिवर्तन होता ही नहीं है। तो L जो है वो तो ओमेगा L होता है, तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं उसकी, 0 है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन AC में L भी एक प्रतिरोध रखता है जिसको प्रतिघात कहते हैं, दोनों मिलकर प्रतिबाधा बनाते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धारा कम पड़ जाती है। प्रतिबाधा ज़्यादा हो जाती है तो धारा कम पड़ जाती है। देख लो धारा आधी रह गई, यानी कि वो प्रतिबाधा 200 ओम है। कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे इसके ऑप्शन आते हैं कि स्वप्रेरकत्व का मान बताओ, तो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है उनको 100 हेनरी। तो बच्चे से सोचते हैं कि अच्छा इसमें 100 ओम का तो आपका हो गया है प्रतिरोध और Z का मान आ गया 200 ओम, तो जरूर L का मान भी 100 हेनरी हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है सुनना, गलत इसलिए है कि ये प्रतिरोध नहीं है, ये प्रेरकत्व है। तो आपको सबसे पहले यहाँ प्रेरकत्व की जगह आपको प्रतिघात XL लिखना होगा। प्रतिघात क्या लिखना होगा, XL लिखना होगा। अभी भी कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि सर 100 ओम का ये और XL प्रतिघात भी 100 ओम, तो कर दें क्या, 100 ओम मिलके 200 ओम हो जाएगा और फिर XL 100 ओम आ गया। देखना गलती क्या करेंगे, ये लिखना नहीं है, ये गलत है। बच्चे ऐसे लिखते हैं कि सर XL बराबर भी आ जाएगा मेरा 100 ओम, XL का सूत्र होता है ओमेगा L, तो यहाँ से मैं L निकाल लूँगा क्योंकि ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, F का मान 50 हो जाएगा, तो L का मान जो भी है 100 से ये 100 कट जाएगा, 1/π आ जाएगा हेनरी। ये गलत है। क्यों गलत है जो सुनना, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि 100 ओम और 100 ओम मिलके 200 ओम हुआ है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इनके जो वोल्टेज होते हैं वो एक ही दिशा में नहीं होते हैं। तो प्रतिबाधा Z का सूत्र भी कभी आपने ये पढ़ा है क्या, R + XL, ये नहीं होता है। प्रतिबाधा का भी सूत्र होता है √ में R² + XL²। तो ये 100 ओम है तो ये 100 ओम नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग होगा, दोनों मिलके 200 ओम सीधा जुड़ेगा नहीं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, Z का मान है 200 ओम और इधर है 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का √ ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं वर्ग करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 200 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। पक्षांतर करो और सोल्व करो जल्दी से, तो XL² का मान कितना आ जाएगा, तो ये पक्षांतर कर रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ, 200 का स्क्वायर माइनस
100 का स्क्वायर। एक्सेल का स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 200 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 × 10 की घात 4 हुआ कि नहीं हुआ भाई। 100 2 0 है तो 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 और 2 का स्क्वायर 4, और 100 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 2 का स्क्वायर यानी 10 की घात 4। तो इसमें से 10 की घात 4 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 4 - 1 × 10 की घात 4, और ये किसका मान आया, एक्सेल स्क्वायर का मान आया। और ये कितना होता है 3 × 10 की घात 4। तो जब वर्गमूल लूँगा तो एक्सेल का मान आएगा √3 × 10 की घात 4 का वर्गमूल लूँगा तो 10 की घात 2 आएगा, यानी कि 100√3 ओम आएगा। एक काम करता हूँ मैं, इसके बाद एक प्रश्न ऐसा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्या है गले उतर जाए, हैं किसी किसी के गले नहीं उतरे, इसलिए खैर सूत्र तो अच्छे से याद कर ही लो ताकि पता पड़ जाए कि Z पता है और R पता है तो एक्सेल पता पड़ सकता है क्या, ये सूत्र है, मान रखो और आंसर ले आओ। मैं चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ, है ना। तो सूत्र जैसे ही मान रखा है एक्सेल आ गया, लेकिन निकालना आपको F की सहायता से L निकालना है। नाउ अब सूत्र है अपने पास एक्सेल बराबर ω_L, तो L बराबर आ जाएगा एक्सेल बटा ओमेगा, और एक्सेल बटा ओमेगा यानी कि एक्सेल बटा 2πf। अब ये जैसे मैं मान रखता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं एक्सेल का मान है 100√3 बटा 2π, f का मान 50 हर्ट्ज था। तो ये 100 और 50 तो आपस में कट जाएंगे, तो L का मान आया √3 बटा पाई। भैया √3 का मान कितना होता है देखना, तो 1.73 समथिंग होता है और ये होता है 3.14। तो ये लगभग जो आएगा वो 0.5 तो नहीं आएगा, लेकिन 0.45 हेनरी समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़े आगे चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन लिखते हैं। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, आपको मैं वो बता देता हूँ कि हाँ इसका प्रतिरोध इतना है, इसका प्रतिरोध इतना है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, जो भी है इस तरह से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सुनना। एक श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिसमें से तो एक प्रतिरोध है आपका 50 ओम का, और ये L है, परिपथ में बहने वाली धारा का RMS मान निकालो, जबकि ERMS जो है वो मान लो 650 वोल्ट है। ठीक है, और ये L है, इसका XL जो है वो मान लो 130 ओम है। ठीक है, सुनना 120 ओम कर दो, चलो 120 ओम है ना। सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना, ये भी एक ओम प्रतिरोध है, ये भी एक ओम प्रतिरोध है ना। तो आप क्या सोच सकते हो, अरे वाह 50 ओम 120 ओम, तो गलत मेथड क्या है, यहाँ लिखो आप पेंसिल से, गलत मेथड, गलत सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में जाकर। अरे वाह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो परिणामी प्रतिरोध लिख देते हैं ये 50 + 120 यानी कि 170 ओम, और ये आपके पास यहाँ पे कितना है 650 वोल्ट है। तो धारा I ले आते हैं, I बराबर E बटा R, तो 650 बटा 170, 17 चौके 68 होता है, तो लगभग 4 एम्पियर आंसर भी ले लेते हैं। गलत है। अच्छा 68 नहीं है, ये 65 है, तो 3.8 ले लो, कोई बात नहीं। 17 × 51 कितना बचा, 14 बचा, तो 17 8 133 जो भी होता है लगभग 3.8 एम्पियर। लेकिन ये गलत है, गलत सॉल्यूशन, ये लिखना जरूरी है। और ऐसे चांद सितारों में ऐसे क्रॉस लगा दो लाल से, ये लिखना जरूरी इसलिए कि आपके दिमाग में रहेगा हाँ ऐसे तो नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। सुनना, ध्यान से सुनना, भले ये 50 ओम और 120 ओम दिख रहे हैं और श्रेणी क्रम में भी दिख रहे हैं, परंतु ये तो है प्रतिरोध और ये है प्रतिघात, तो आपको निकालना होता है प्रतिबाधा। तो ध्यान से सुनना, प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है वो होता है R² + XL² का √। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर का √, होगा। तो यहाँ पर 5 और 12 का आपको पता ही कॉम्बिनेशन 13 आता है, तो 50 और 12 का आ जाएगा 130 ओम आ जाएगा, ये Z आएगा। यानी इन दोनों का जो परिणामी
अवरोध आएगा, इसको प्रतिबाधा कहते हैं, तो वो 130 ओम आ रही है। अब आपके पास IRMS का जो सूत्र होता है वो यही होता है ERMS बटा Z, तो यहाँ पे 650 बटा 130, तो 13 पंजे 65, 5 एम्पियर है। लो, आप तो 4 से भी कम आंसर निकाल रहे हो, लेकिन धारा 5 एम्पियर जा रही है। दो एक और क्वेश्चन दूं, एक देखो, एक मस्त क्वेश्चन देता हूं, सरल सा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, है ना, ये सब आपकी, है ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखना, एक और मस्त वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो, आपको विभव वितरण मैंने सिखा ही दिया था, है ना, विभव वितरण सिखा ही दिया था, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है। श्रेणी क्रम में विभव वैसे ही बढ़ता है जैसे प्रतिरोध या प्रतिघात का समानुपात होता है। ठीक है, सुनना अच्छे से, सुनना, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। सुनना कि बताओ, एक प्रतिरोध है R बराबर 10 ओम का, एक प्रतिघात है XL बराबर 10 ओम का, और एक स्रोत है, वो है मान लो 50 वोल्ट का ERMS। तो आपको बताना है कि इस पर प्रतिरोध, इस पर विभव पतन कितना आएगा और इस पर विभव पतन कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न ऐसी परिपथ में अलग अलग एलिमेंट्स पर विभव पतन निकालो, ये प्रश्न हो गया। अब सुनना, सीखना, गलत कैसे दिखते हैं, गलत, ये गलत है ना, ये आपके माइंड में ज़्यादा हिट करेंगे जब ऐसी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर मैं गलत नहीं लिखूँ ना तो आप गलती करोगे, और गलत लिखूंगा तो ये आपके दिमाग में छपेगा इधर से एक बादल सा, कि एक बादल में कुछ आकाशवाणी हो रही है कि आपको कह रहा है कि मत करो बेटा, गलत पथ पे मत चलो। देखो ध्यान से लिखो, गलत सॉल्यूशन। गलत सॉल्यूशन ये है कि हम डीसी में देखते थे, डीसी में अगर आपको बोल दे कि ये 500 ओम प्रतिरोध है और ये भी 500 ओम प्रतिरोध है और ये मान लो 4 वोल्ट है, तो आपका यहाँ पे क्या क्या कर देते थे अपन, 2-2 वोल्ट बांट देते थे कि नहीं बांट देते थे, 2 वोल्ट इस पे, 2 वोल्ट इस पे। ये वहाँ ये वाली चीज़ सही होती थी, बराबर प्रतिरोध बराबर वोल्टेज। एक प्रतिरोध मान लो 500 ओम है, दूसरा मान लो 1500 ओम होता, तो 5:1500, तो 5 और 15 का रेशो आ रहा 1:3, तो इस पे 1 वोल्ट, इस पे 3 वोल्ट करते थे। याद आया, याददाश्त कुछ जगी आपकी। तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि भैया ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये प्रेरकत्व वाला भी 10 ओम है, और ये आपने दे दिया 50 वोल्ट, तो 25 वोल्ट इस पे आ गया और 25 वोल्ट इस पे आ गया। नहीं हो सकता, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, वोल्टेज बराबर जरूर आएंगे, प्रतिरोध या प्रतिघात का मान जो ओम में है वो बराबर है, इसलिए बराबर जरूर आएंगे, लेकिन वो बराबर 25-25 नहीं होंगे। तो सर क्या हो गया, बताओ तो सही। तो सुनना, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन देखना। चूंकि R बराबर, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, R बराबर XL बराबर 10 ओम, अतः VR बराबर VL होगा। माना कि यह V वोल्ट है, मैंने मान लिया कि इन पे बराबर तो आएगा, लेकिन 25-25 नहीं आएगा, 50 का 25-25 नहीं आएगा, बराबर तो आएगा। तो ये गलत वाला लिख लिया साइड में, है ना। हाँ, अब देखेंगे क्या देखेंगे, अब फिर से नया चित्र बनाएंगे, या चित्र बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं चित्र से समझाना पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि चित्र से दिमाग में कल्पना शक्ति बढ़ती है ना, तो दिमाग की कल्पना शक्ति बढ़ती है तो थोड़ा ठीक रहता है। माना कि अपन ने क्या मान लिया था कि VR है वो भी V वोल्ट है, और VL है वो भी V वोल्ट है। तो बताओ, V नेट या E जो कहते थे अपन, क्या अपन ऐसे लिखते थे क्या, VR प्लस VL? ना 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 ना, RL सर्किट पढ़ के आओ। हम पढ़ते थे, ये परपेंडिकुलर होते थे, इसलिए VR² प्लस VL स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि बराबर E नेट का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर लगा दिया।
अब समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए, ये है आपके पास 50 वोल्ट और ये है आपके पास वी आर का मान V वोल्ट, तो V स्क्वायर प्लस ये भी V स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कितना हो जाएगा 2V स्क्वायर। ये सिर्फ V स्क्वायर है, ये सिर्फ V स्क्वायर है, तो 4V स्क्वायर नहीं हुआ है कि 2V का तुम होल स्क्वायर कर दो, ये गलती भी मत करना। 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500, बेच दूँ बटा में, तो V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2500 बटा 2, तो V स्क्वायर का मान आ जाएगा 1250, 1250, तो V का मान कितना आएगा √1250। सुनिएगा ध्यान से, 1250 का रूट कैसे निकालते हैं अपन। तो 25 पंजे 125 होता है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, इसको भी और ऐसे कर रहा हूँ, 625 × 2 लिख रहा हूँ। मैंने इसका आधा किया तो 625 मिल गया मुझे। मेरे को कैसे आइडिया लगा, क्योंकि 625 का रूट 25 होता है, तो V बराबर आ जाएगा 25√2 वोल्ट। आहा, देखा आपने कि यहाँ 25√2 वोल्ट होगा और यहाँ 25√2 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ 50√2 नहीं आता है, यहाँ 50√2 वोल्ट नहीं आता है। चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से? पक्का? श्योर? चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अपन ऐसे ही ओरली सोल्व कर लेते हैं, मतलब ओरली मतलब वर्बली सोल्व कर लेते हैं, वर्ड गलत बोल रहा हूँ मैं, वर्बली मतलब इसे कह सुनी बातों में सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, चलो चाहो तो लिख भी सकते हो कि स्रोत का ERMS ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखिए, स्रोत का ERMS ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बहुत अच्छे से अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, स्रोत का ERMS जो है नेट परिणामी वो क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। आपको दे दिया, एक R दे दिया है और एक L दे दिया है। इस पे सपोज VR का मान दे दिया है आपको, सपोज 7 वोल्ट। ये पता नहीं कितना ओम है, राम जाने। R कितना ओम है पता नहीं, कुछ R ओम है और ये कुछ XL ओम है, उसके मान नहीं पता है। बस इस पे यूँ पता है कि इस पे वोल्टेज जो आ रहा है वो 7 वोल्ट, तो इस पे गिर रहा है। और L जो है इस पे कितना गिरा हूँ मैं, तो इस पे यूँ मान लीजिए कि सपोज है ना, और इस पे मान लो 24 वोल्ट गिर रहा है विभव पतन। तो स्रोत का टोटल E कितना है आपको ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, सर श्रेणी क्रम में तो विभव जुड़ता था, समांतर क्रम में नियत रहता था, तो 7 और 24। ऑप्शन भी देखना, ऑप्शन है 7 + 24 कितना होता है भैया 6, 30, 31 वोल्ट। ऑप्शन बी 7 वोल्ट का 7 वोल्टिस, ऑप्शन सी 24 वोल्टिस, ऑप्शन डी कुछ भी ले लो, कुछ भी 25 वोल्ट ले लो, चलो ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते हैं सर 7 और 24 जोड़ा तो यह आंसर आ गया, श्रेणी क्रम में आपने तो सिखाया था जोड़ना है। भैया ऐसी सर्किट है, मैंने तो और भी बातें सिखाई, वो ध्यान नहीं रखी इसका मतलब। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे वो प्रेरकत्व में और संधारित्र में तो कुछ होता ही नहीं था, वो तो 0 हो जाता था। अब क्या 0 होता था वो भूल गए। अरे केवल शक्ति क्षय 0 होता था, वोल्टेज तो ड्रॉप होगा भाई, वोल्टेज तो ड्रॉप होगा। तो कुछ बच्चे इसमें शक्ति क्षय 0 वाला याद रख के वोल्टेज भूल जाते हैं और सिर्फ 7 वोल्ट लिख देते हैं। नमूने होते हैं ऐसे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस सीधा सा सूत्र पढ़ाया था, परपेंडिकुलर होने की वजह से E का जो मान आता है वो आता है VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ये 31 आंसर गलत हो जाएगा, 31 आंसर गलत है। हाँ, दोनों प्रतिरोध होते तो 7 और 24 जोड़ के 31 वोल्ट करते। तो E नेट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप करोगे तो आंसर आएगा 25 वोल्ट। ये आंसर सही है। और चाहो तो ऐसा साइड में लिख सकते हो, साइड में लिख सकते हो कि अगर ऐसा R और ऐसा R, एक दोनों प्रतिरोध R होते, इसके साथ या तो बैटरी AC या DC, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो समान रोल निभाता है AC और DC के लिए। ये R1 R2 अलग अलग है, इस पे 7 वोल्ट आया, इस पे 24 वोल्ट आया। तो इस टोटल V नेट की बात करो तो यहाँ पे प्रतिरोध के लिए V नेट बराबर V1 + V2 होगा डायरेक्टली खल्लास। तो V नेट का मान कितना आ जाएगा 7 + 24 यानी कि 31 वोल्ट यहाँ आएगा। तो ये एक चाहो तो ये 11 का एक B वाला प्रश्न हो जाएगा। दोनों प्रतिरोध होते तो 31 वोल्ट होता, दोनों एक से हैं तो ये ऐसा होगा।
डन? समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं? चलिए बढ़ चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अच्छा प्रश्न बना देता हूँ, लिखेंगे प्रश्न नंबर 12 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, चित्रानुसार एक ऐसी परिपथ में, चित्रानुसार एक ऐसी परिपथ में एसी स्रोत के साथ, चित्रानुसार एक ऐसी परिपथ में एसी स्रोत के साथ एक बल्ब तथा एक प्रेरक कुंडली, एक बल्ब तथा एक प्रेरक कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक बल्ब तथा एक प्रेरक कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लिखा? विराम करके लिखिए। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, यदि करके डैश करना। अब मैं 4-5 अलग अलग कहानियां लिख रहा हूं। यदि, अब ये चित्र बना लो और सुनना, चित्र बना लो और साइड में लिखो। यदि नंबर 1, लोहे की छड़ कुंडली के मध्य डाल दी जाए। एक लोहे की छड़ ली, जैसे ये मार्कर लोहे का है मान लो, और इसके स्प्रिंग जैसी जो कुंडली दिख रही है इसके अंदर ऐसे डाल दी जाए, पहला। दूसरा, किसी डायमैग्नेटिक को क्या बोलते थे? एक तो होता था पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ डाल दी जाए। किस में डाल दी जाए? वही प्रेरक कुंडली के मध्य डाल दी जाए। तीसरा, न छड़ डाल रहे न कुछ नहीं कर रहे, एसी की आवृत्ति F बढ़ा दी जाए। और चौथा, एसी की आवृत्ति F घटा दी जाए। तो ये सब करने से बल्ब का जो चमक है, प्रतिदीप्ति है, वो दीप्ति जो है वो एकदम ब्राइट हो जाएगा या फिर डिम हो जाएगा। थोड़ा डिम समझते हो ना? हाँ, थोड़ा मध्यम हो जाएगा रोशनी। उसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका मान लो ये ई नेट है, तो एक तो यहाँ पे आएगा VR और एक यहाँ आएगा VL। अगर इनका प्रतिरोध R है और इसका प्रतिरोध यानी कि प्रतिघात XL है, अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना? अगर ये प्रतिरोध ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, VR कम हो जाएगा, तब बल्ब की चमक कम पड़ जाएगी। बल्ब की चमक डिपेंड करती है कि बल्ब के ऊपर वोल्टेज कितना आ रहा है। घरों में जैसे कि 100 वाट का बल्ब लाए आप, जला रहे हो, 220 वोल्ट की विद्युत आ रही है, तो आप अच्छा खासा उजाला हो रहा है। अचानक से करंट थोड़ा डिम हो जाता है, एक फेज चला जाता है, कुछ भी होता है, तो वो 100 वाट का बल्ब अचानक से डिम हो जाता है। तो 100 वाट का बल्ब हर बार 100 वाट तक नहीं जलता है। कम करंट आने पर, कम वोल्टेज आने पर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन समझना है एक चीज। नंबर 1, क्योंकि मीडियम में जो प्रेरकत्व होता था वो होता था μr गुना ऑफ L0। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए याद करो μr का मान क्या था? μr का मान 1 से कई गुना अधिक था, 1000, 500 ऐसे। तो L का मान अचानक से 1000, 500 गुना बढ़ जाएगा, तो L जो है वो बढ़ जाएगा, अतः L बढ़ जाएगा। अगर L बढ़ गया तो XL का जो सूत्र होता है, जो कि ओमेगा इंटू L होता है, L बढ़ने से XL भी बढ़ जाएगा। XL बढ़ गया तो मान लो इस परिपथ में धारा I बह रही थी, तो इसका VL जो होता है I इंटू XL है कि नहीं, तो वो भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे VL जो है वो भी बढ़ जाएगा, जबकि स्रोत का परिणामी विभव तो फिक्स है। अगर VL बढ़ गया और प्रतिरोध R तो उतना ही है, बल्ब का तंतु तो हम लंबा चौड़ा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे
वी आर जो है बल्ब पर जो वोल्टेज है वो घट जाएगा। बल्ब पर वोल्टेज अगर डाउन हुआ तो बल्ब की रोशनी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बल्ब जो है थोड़ा डिम हो जाएगा, यानी कि मध्यम हो जाएगा, तो बल्ब की चमक यानी ब्राइटनेस घट जाएगी। क्या करने से? लोहे की छड़ डालने से। लोहे की छड़ मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा बोला एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो याद करो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई ऋणात्मक होती थी, यानी म्यू आर का मान 1 से कम होता था। तो अगर मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ डालूंगा तो L नॉट इंटू, मान लो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मान 1 से कम, मान लो 1/2 है, तो उसका प्रेरकत्व आधा हो गया, है कि नहीं? तो इसका जस्ट उल्टा आंसर आएगा कि L घटेगा तो XL घटेगा, XL घटेगा तो आपका क्या घट जाएगा? VL घट जाएगा, VL घट जाएगा तो VR बढ़ जाएगा, तो फिर चमक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सेकंड में लिखेंगे फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का मान 1 से काफ़ी कम होता है, पॉइंटों में होता है, 0.1 0.2 ऐसे, है ना? तो L जो है डेफिनेटली घट जाएगा। अब इसका सारी कहानी उल्टी लिखनी है, तो XL भी घट जाएगा, तो VL भी घट जाएगा, तो VR नहीं घटेगा, VR बढ़ जाएगा। भाई 100 रोटियां खानी है, 50 ये खा रहा था, 50 ये खा रहा था, अब ये बढ़ गया 60 खाने लग गया, बेचारे के 40 ही आ रही है। हालांकि मैंने उदाहरण बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि अगर ये 100 वोल्ट है तो फिर ये 50 वोल्ट कभी नहीं होंगे, क्योंकि ई नेट का मान VL प्लस VR कभी नहीं होता है। जैसे कि ये 3 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो ये फिर 7 वोल्ट नहीं होता है ना, पता पड़ रहा है ना? 3 और ये 4 ये फिर 5 वोल्ट होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में वैसा पाइथागोरस लगता है। पर ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुल मिला के एक बढ़ेगा तो दूसरा डेफिनेटली घटेगा, और अब ये घट रहा है तो वो बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो चमक बढ़ जाएगी। चमक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चीज़ दिमाग में घुस रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारी मजबूरी है, नीट में फिजिक्स आ गई, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो फिजिक्स को कभी हाथ नहीं लगाया। बेटा बहुत मिस करोगे अगर सिलेक्शन हो गया तो फिजिक्स को, है ना? तब फिजिक्स से प्यार हो जाता है। कुछ बच्चे तो मेरे को, जैसे मैं जयपुर में पढ़ते हैं, मैसेज करते हैं, अरे यार सर फिजिक्स पढ़ने की इच्छा होती है, तो आप मानोगे नहीं, फिजिक्स के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, कुछ काम के नहीं लेकिन देखते रहते हैं, मज़ा आता है। चलिए थर्ड नंबर है कि एसी की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब इसमें कोई छड़ वड़ नहीं डालनी है, कोई पदार्थ नहीं डालना है, सिर्फ आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। एक बात बताओ, आवृत्ति का भी एक्सेल से कोई लेना देना है क्या? तो याद करो सारे वो सर्किट्स जो पढ़ाए थे लाइन से, कि आवृत्ति पर प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोध आर का मान आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एसी हो चाहे डीसी हो सेम रहता है। लेकिन आवृत्ति के साथ एक्सेल बढ़ता है। एक्सेल का ग्राफ देखो, एक्सेल समानुपाती आर के था, याद आ रहा है? और भी नहीं याद आ रहा है तो ये सूत्र तो याद ही है आपको, कि चूंकि एक्सेल का सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा एल मतलब 2πfl, तो आवृत्ति यदि एफ बढ़े जाएगी तो एक्सेल बढ़ जाएगा भैया। और अगर 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 एक्सेल बढ़ गया तो एक्सेल बढ़ गया तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सेल बढ़ गया तो आपका VL जो होगा वो बढ़ जाएगा, और VL बढ़ जाएगा तो VR घट जाएगा। तो चमक, आवृत्ति बढ़ाने पर चमक घट जाएगी, चमक घट जाएगी, हाँ घटक नहीं घट जाएगी, घटेगी। अब इसका उल्टा जो है चौथे नंबर का, ये तो आप करो यार, ये मैं क्यों करूं? आवृत्ति घटेगी तो एक्सेल घटेगा, तो VL घटेगा तो VR बढ़ेगा, तो उस समय चमक बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं अपन तो। हाँ क्या मेरा तेरा कर रहे हो सर आप, सब मोह माया है। बल्ब के साथ एक पहले प्रेरक कुंडली जोड़ी थी, लिखो उपरोक्त प्रश्न को फिर से हल कीजिए, और या उपरोक्त प्रश्न को फिर से हल करो यदि प्रेरकत्व की जगह संधारित्र C हो तथा, संधारित्र C हो तथा नंबर 1 क्या कर दें? एक तो वही कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दें, दूसरा
फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तीसरा फ्रीक्वेंसी घटा दें। प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भर दें। तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, संधारित्र की धारिता जो है वो पता है के पराविद्युतांक भरने के बाद उसकी धारिता के गुना हो जाती है। ये सर क्या है, ये मैं बता रहा हूँ, याद करो, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करो कि अगर हवा है तो इसकी धारिता मान लो C0 है, और अगर माध्यम है बीच में कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम आ गया है तो इसकी धारिता हो जाती है Cm, जो कि k गुना ऑफ C0 हो जाती है। किसी को याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं याद आ रहा है वो लिख लो। तो क्या देख रहे हो कि किसी भी पराविद्युत का पराविद्युतांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए धारिता C माध्यम C से ज़्यादा होगी। कुल मिला के धारिता C जो है C0 से ज़्यादा होगी। कुल मिला के धारिता C ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। हमने कुछ नहीं किया, पराविद्युत पदार्थ भरा, इसकी धारिता बढ़ गई, k गुना बढ़ गई। मान लो k का मान पानी के लिए 81 था तो इसकी धारिता 81 गुना हो गई। लो, पहले C था, तब C 1 माइक्रोफेरेड था, तो पानी भरने के बाद 81 माइक्रोफेरेड हो गया। ओहो, C बढ़ गया है। C बढ़ गया तो XC का फॉर्मूला क्या होता है? XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, और ओमेगा C में ये C अगर बड़ा है तो XC का जो मान होगा वो घटेगा। XC का मान घटेगा तो VC का मान घटेगा। भाई XC 10 ओम था, अब C बढ़ने से मान लो 2 ओम रह गया, तो XC घट गया तो VL भी क्या हो जाएगा, VC भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर VC घट जाएगा तो VR बढ़ जाएगा, तो चमक बढ़ेगी, बल्ब की चमक बढ़ेगी। अब उसमें तो क्या 2-2 प्रकार के पदार्थ होते थे, जिसमें μR कभी 1 से कम कभी 1 से ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ पराविद्युत पदार्थों में एप्सिलॉन R कहो, है ना, पराविद्युतांक, या फिर K कहो, ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है सब पदार्थों के लिए। हवा के लिए भी 1.00003 होता है, लेकिन होता 1 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही प्रश्न बनता है, 2-2 प्रकार के पदार्थ नहीं है। फिर बनता है F के बारे में चर्चा करो। तो यहाँ देखो, यहाँ कि भैया अब आपको C घटाना बढ़ानी है, F बढ़ाना है, तो ये जो ओमेगा आ रहा है 2πf, F बढ़ेगा तो फिर से XC घटेगा, तो इसका आंसर भी इसके जैसे ही आएगा। कैसे? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फिर इसका उल्टा है तो आप खुद करोगे, ठीक है, इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है मेरा कि आवृत्ति बढ़ा दे तो XC जो है वो आवृत्ति पे भी डिपेंडेंट है, 1/ωc यानी कि 1/2fc। और सोचने वाली बात है कि अगर आवृत्ति अपॉन में है जो बढ़ी है तो XC घटेगा, XC घटेगा तो VC घटेगा, और VC घटेगा तो VR बढ़ जाएगा, तो चमक जो है वो चमक बढ़ जाएगी, बल्ब की चमक बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरा आप करोगे पक्का? तो ये आपका होमवर्क है ना, जस्ट उल्टा लिखना है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग तरह का लेते हैं। किसी RC श्रेणीक्रम परिपथ, श्रेणीक्रम AC परिपथ में स्रोत की आवृत्ति आधी करने पर उसमें प्रवाहित धारा स्रोत की आवृत्ति आधी करने पर प्रवाहित धारा 1/3 हो जाती है। मूल आवृत्ति पर या प्रारंभिक आवृत्ति पर प्रतिरोध तथा प्रतिघात का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओह माय गॉड, कुछ तो दिया ही नहीं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं भैया?
कुछ नहीं दिया, लो न सी दिख रहा ना आई दिख रहा, कुछ नहीं दिया, थ्योरी दिख रही है, शब्द दिख रहे हैं और पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो घबराने का नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि कोई एक आरसी का श्रेणीक्रम ऐसी परिपथ है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले एक आरसी परिपथ बना लेते हैं कि सपोज ये आर है और ये एक संधारित्र है सी, और ऐसी परिपथ है तो इसका स्रोत ये है, ये प्रत्यावर्ती धारा वाला स्रोत है ऐसी वाला। अगर स्रोत की आवृत्ति आदि कर दें तो धारा 1/3 हो जाती है। तो शुरुआत यह है कि प्रारंभ में, यह है प्रारंभ में, तो शुरुआत यहीं से होगी कि माना कि प्रारंभ में धारा, प्रारंभ में स्रोत की आवृत्ति F व धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा मतलब वो प्रभावी धारा ले रहे हैं ना, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ऐसे समझना आपको। परिपथ में धारा I है, प्रारंभ में इसकी स्रोत की आवृत्ति तो F है और इसमें बहने वाली धारा जो है वो I है, और स्रोत का जो है वो मान लो E है, ERMS। ओके, ये प्रारंभ में है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, सोचने वाली बात है, बाद में ऐसा क्या हो गया कि बाद में आवृत्ति को कर दिया आधा, तो धारा हो गई 1/3। तो ये तो है आपका गिवन, मतलब ये तो है अपन ने माना, सॉरी ये तो अपन ने माना। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार गिवन है कि यदि उसी आरसी सर्किट में आर भी वही है, सी भी वही है, परंतु यदि स्रोत का, हाँ स्रोत भी वही है, ये आरएमएस भी उतना ही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवृत्ति एफ डैश जो है वो F/2 कर दें, आवृत्ति आधी कर दें, तो इसमें बहने वाली जो धारा I डैश आ जाएगी वो अपने पुराने मान की 1/3 आ जाएगी, यानी कि I/3 आ जाएगी। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये तो दिया गया है, और ज्ञात करना है, लास्ट में लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया कि प्रारंभिक आवृत्ति पर, यानी कि पहले शुरुआत में इस जगह प्रतिरोध तथा प्रतिघात का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि R/XC निकालना है। तो सपोज ये C है, ये R है, और ये F आवृत्ति पर यहाँ पे XC है, और XC का सूत्र तो आप अच्छे से जानते ही हो, चलो मैं बाद में लिखूंगा। अब आप समझ सकते हो, ये R है, संधारित्र C तो वही है, परंतु XC अलग आएगा, तो ये मेरा XC डैश है, XC डैश है। तो पहले तो अपन ने ये पूरा फ्रेमिंग किया, अब फ्रेमिंग के बाद गणना शुरू करते हैं। गणना में मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, अब प्रश्न का कोई काम नहीं, प्रश्न मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ओहो सॉरी प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, 2 मिनट रुक जाइए। आई होप आप एकदम रेडी है। हाँ, तो आवृत्ति पर XC भी डिपेंडेंट होता है। तो सॉल्यूशन की शुरुआत देखना, सॉल्यूशन की शुरुआत देखना कि XC का सूत्र क्या होता है कि भैया ये होता है 1/ωc। तो 1/ωc में क्या मैं ऐसा लिखूंगा 2πfc, बिल्कुल। तो ये तो हुआ मेरा XC। नाउ आवृत्ति को कर दिया है F/3, तो XC का नया मान क्या लिखूंगा मैं कि 1/2f डैश, f का नया मान इंटू C तो वही है, परंतु XC नया आ जाएगा। तो f का नया मान कितना है, तो वो तो F/3 है, तो 2πf/3 ऑफ C, और ये बटा बटा में ऊपर पहुंच जाएगा, तो XC का जो मान आएगा वो आएगा 3/2πfc। ध्यान से देखना, 1/2πfc समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूँ, ये था मेरा XC, तो 3/2πfc क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ XC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो ये XC है और ये R और C है, तो R और C के बावजूद ये XC जो है वो 3XC हो गया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ चलें। अब ध्यान से देखना, अब मेरा सॉल्यूशन कैसे चल रहा है कि धारा I का मान कैसे निकलता है, धारा I का मान कैसे निकलता है। तो मैं लिख रहा हूं प्रारंभ में धारा I,
प्रारंभ में धारा कैसे निकलेगी कि भैया IRMS का सूत्र होता है ERMS बटा क्या लिखूं सर XC लिख दो, क्योंकि वो अकेला ही है, R नहीं लिख सकता सर, दोनों है तो Z लिखो ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। Z प्रारंभ वाला इसलिए मैं Z इनिशियल लिख रहा हूँ। ध्यान सुनना, Z का सूत्र क्या होता है कि वो होता है √R² प्लस XC का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू I। ये अपन ने मान लिया था पहले ही। ये मेरा समीकरण नंबर 1, 2, तीसरा है। अब ध्यान से सुनना, यह तो थी प्रारंभिक धारा जिसका मान आया E/R² प्लस XC²। और बाद में क्या हो गया, बाद में धारा का मान कितना लिखूंगा मैं, तो IRMS का डैश इज इक्वल टू ERMS, हाँ तो Z इनिशियल नहीं लिखता हूँ, एक बार Z लिखता हूँ। ERMS तो वही है, लेकिन क्यों बदल गया है, क्या बदल गया है, Z बदल गया है, Z डैश, इस वजह से I का मान बदल जाएगा। देखो Z का मान क्यों बदल गया, क्योंकि ERMS तो वही है, Z का मान होता था ना R² प्लस XC², तो ये XC का नया मान आ गया XC डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्यार से एक बार इसकी जगह, है ना, आप निचली लाइन में लिखना, मैं यहीं लिख रहा हूँ, XC डैश की जगह लिखूंगा 3XC का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ये कैसे, क्या समझ रहे हो? अब आप देख सकते हो XC बढ़ गया इसलिए धारा घटेगी, ऑब्वियसली धारा घटेगी, तो पहले आई थी तो बाद में धारा कितनी हो गई थी, 1/, अरे यार एक गड़बड़ और कर दी, मुझे पता पड़ गया अभी, मैंने शायद आवृत्ति आधी की थी और धारा 1/3 हो जाती है, ऐसा क्या था, सॉरी। तो आप क्या करो, आवृत्ति को आधा करो, f/2, किसी का ध्यान में आ रहा होगा ये डाउट, तो ये f/2 का 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2XC हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आवृत्ति आधी करनी थी, मैंने 1/3 कर दी थी, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जो चित्र बनाया था परिपथ में उसमें भी आप 2XC लिख देना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2XC लिखना है। और ये आवृत्ति आधी होने की वजह से धारा जो है वो 1/3 होगी, ऐसा प्रश्न वालों ने बोल रखा है। तो ये है मेरा समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, अब करना है आपको R और XC का अनुपात लाना है। तो भैया आपको I नहीं चाहिए, ERMS भी नहीं चाहिए, सिर्फ R और XC चाहिए। तो आप क्या करो, इन दोनों का भाग दे दो ताकि I से I भी कट जाए, ERMS से ERMS भी कट जाए। तो ध्यान से देखेंगे, समीकरण 3 व 4 का भाग देने पर, लिखिए समीकरण 3 व 4 का भाग देने पर, चीज़ समझ में तो आ रही ना, स्थिति कैसे बदल रही है जो, हाँ। तो समीकरण 3/4 करूँ मैं, तो ये हो गया मेरा ERMS बटा R² प्लस XC का स्क्वायर बटा ERMS बटा R² प्लस 4XC², 4XC² क्योंकि ये 2 का होल स्क्वायर है इसलिए, बराबर I/3। तो एक बार मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, चुपचाप जैसा दिख रहा है वैसा इनको मैंने बटा में लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ देखना, सबसे पहले तो ERMS से ERMS कट गया, एक I से एक I कट गया, ये बटा के बटा में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये बटा के बटा में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √R² प्लस 4XC का स्क्वायर बटा, ये बटा वाला बटा में रह गया R² प्लस ओनली XC²। तो क्या कर दूँ, सबसे पहले मैं वज्र गुणा करूँ, अब आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ बच्चे तो अभी रोने बैठ गए होंगे, नहीं सर हम सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले तो इस पे आएगा √ दोनों तरफ, फिर आप इसकी नीचे वाली लाइन में लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करोगे तो √ तो हट जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको 2 लाइन में लिखना है, नहीं तो फिर वापस वही मेरे पास आओगे रोके, ये क्या हो गया सर। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया भैया, 9R² प्लस 9XC² बराबर क्या हो गया है, ये मेरे पास R² प्लस 4XC²। ओहो 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 ओहो, ये तो एक इम्पॉसिबल सा आंसर आ रहा है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता,
क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो मेरा किस में आने लग गया है, अभी माइनस में आने लग गया है। सॉरी प्यारे बच्चों, अपने को वैसे ही करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, मैं बता रहा हूँ, प्रश्न में लिखिए यदि आवृत्ति का मान 1/3 कर दिया जाए तो धारा आधी हो जाती है। यानी कि आवृत्ति तो कर दी f डैश बराबर f/2 और f/3 और धारा हो जाएगी I डैश बराबर I/2। ये करो यार प्लीज़, शुरू से करो, क्योंकि अपना आंसर माइनस में आ रहा है और वर्गमूल जो था वो माइनस का होता ही नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो है ना। गलत तो मैं पढ़ूंगा नहीं, गलत का मैं कभी साथ दूंगा नहीं, भले ही वापस करना पड़े। तो पूरा प्रश्न या तो पूरा काट के पन्ना मोड़ के दूसरा ले लो, या फिर जहाँ जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ करोगे कि f बराबर f/3 है तो सुनना, f बराबर अगर आपका f/3 है तो xc का जो सूत्र आएगा डैश में वो 3xc होगा, बिल्कुल f/3 की वजह से। और I डैश का जो सूत्र आएगा वो I/2 है, उसकी वजह से यहाँ पर I/2 होगा और यहाँ पर वो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा, क्या करें। मेरा आंसर ही, मुझे लगा कि आंसर दूसरा आ जाएगा, लेकिन दूसरा क्या है, बिल्कुल ही अलग आंसर आ रहा है जो कि इम्पॉसिबल आंसर है, तो वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब आप ये वज्र गुणा करोगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या चल रहा है, 9 चल रहा है, तो 9 ही चलेगा। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, और कोई उपाय नहीं है। अब आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, तो पक्षांतर करोगे तो ये 4xc² उधर भेजो, तो 9xc² माइनस 4xc² बराबर उधर गया, ये 4r² है और वो r² है, तो 4r² माइनस r², तो ये तो हो गया मेरे पास 5xc² बराबर 3r²। क्या पूछा था, r और xc का अनुपात लाओ, तो ये हो जाएगा r² बटा xc² बराबर 5/3। तो r बटा xc का जो मान आया वो आया है मेरे पास √5/3। अब देखो अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, है ना, ऐसा नहीं करता ना, तो क्या होता, तो फिर ये यहाँ पर आपका 9 चल रहा था और यहाँ 4 चल रहा था, तो वो आंसर -5/समथिंग आ जाता, जो कि डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं का रूट एक काल्पनिक मान होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको तकलीफ पड़ सकती है। आपको जहाँ f/2 दिख रहा है वहाँ f/3 करना है, और जहाँ I/3 है वहाँ I/2 करना है, प्रश्न को बदल देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखोगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, R बराबर 10 ओम, L बराबर 3 हेनरी, C बराबर 30 माइक्रोफेरेड किसी LCR AC परिपथ। हाँ मेरी बात सुनो, एक दो चीज़ें मैं पहले बोल देता हूँ। हमने इन तीनों को श्रेणी क्रम में रखा, समांतर क्रम में रखा ही नहीं। एक्चुअली समांतर क्रम आप पहले सिलेबस में होता था, आजकल हटा दिया है। कितने सालों से, 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। समांतर क्रम आपके नहीं हैं, वो सिर्फ IIT लेवल के हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि प्रतिरोध का उल्टा होती थी चालकता। एक बात कर लेता हूँ एक बार, प्रतिरोध का उल्टा होता था चालकता। चालकता को अपन किससे लिखते थे, C से या G से, जिसे भी लिखते हो, महो जिसकी इकाई होती थी, याद है। और प्रतिरोधकता का उल्टा होता था, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, प्रतिरोध का उल्टा होता था चालकत्व, जिसका नाम महो होता था, जिसके ऐसे यूनिट। और प्रतिरोधकता का उल्टा होती थी चालकता, सिग्मा, है ना, सिग्मा बराबर 1/ρ पढ़ा था अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब ओम के नियम पढ़ते थे। ठीक उसी प्रकार से जो XC और XL है ये होता है प्रतिघात, इसका उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं Y। ये महो होती है, जैसे ये ओम होता है वैसे ये महो होता है। ये होता है आपका जालकत्व। क्या होता है, जालकत्व। और जो प्रतिबाधा होती है Z, उसका व्युत्क्रम जो होता है वो होती है प्रवेश्यता। लेकिन ये आपके सारे सिलेबस में नहीं है। आपको किसी बुक में दिख भी सकते हैं, दिख जाए तो आप छोड़ देना, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रश्न पर कंसंट्रेट करते हैं। किसी LCR श्रेणी क्रम ऐसी परिपथ के अवयव है, हाँ एलिमेंट्स को अवयव कहते हैं, तो ज्ञात कीजिए
क्या ज्ञात करो? नंबर 1 विशेषता गुणांक। लो, मैं आज विशेषता गुणांक से याद आया, फॉर्म फैक्टर फिर से भूल गया। चलो बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, या कोई मेरे को एक मैसेज भेज देना तो मैं बता दूंगा। विशेषता गुणांक Q कितना होगा? दूसरा प्राकृतिक आवृत्ति बताओ। हाँ, ये कौन सी आवृत्ति भाई? प्राकृतिक आवृत्ति को ही अपन अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं या अनुनादी आवृत्ति। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR की गणना करना बोल रहा हूँ। लो भैया सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। ये सिंपल ये क्या करना है? 1/r √ L/c यही होता था। तो क्या हो जाएगा भैया? 1/r √ L। R का मान कितना है? 10 ओम। L कितना भैया? 3 हेनरी। C कितना है आपका? 30 माइक्रोफेराड है, 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 तो ऊपर जाएगा तो 1/10 अलग, 3 से 30 10 बार कट जाएगा ना, 1/10 अलग, और 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 हो जाएगी वो अलग। तो 10⁻6 बाहर आएगी तो 10⁻3/10 √10 हो जाएगा। है 1000 है, 1000 को मैं काटूंगा 10 से तो 100 हो जाएगा, 100/10 रूट, और जैसे इसको 10 × 10 लिखूंगा तो ये 10 √10 आ जाएगा। पोगट की मगजमारी छोड़ो, इतना लंबा मत करो, सिंपल सा देखो कि ये 10 ये 10 है, ये 10⁻6 है, तो ये हो जाएगा 1/10⁻5। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 10⁻5। तो 10⁻5 में से 10⁻4 है, उसका रूट तो 10⁻2 यानी कि 100 बाहर आ जाएगा, और एक 10 अंदर बच जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 10 √10। फैक्टर है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। दूसरा प्राकृतिक आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आपको पता ही है, 1/2 π √ LC। लाओ, कैसे लाओगे? 1/2 π 1/√L। L का कितना है? 3 हेनरी, और ये कितना है? 30 माइक्रोफेराड 10⁻⁻6। सुनना, ये जो दिख रहा है ना 10⁻⁻6, इसको तो मैं पहले से बाहर ले रहा हूँ, तो ये 10⁻3 हो जाएगा बाहर आके, 3 और 3 का 9 बाहर आ जाएगा, और √10 अंदर बच जाएगा। और अच्छे सुनना कि जो पाई होता है, और √10 को भी मैं पाई कह सकता हूँ, क्योंकि 10 का मतलब होता है पाई स्क्वायर। तो ये पाई और पाई मिलके पाई स्क्वायर हो गया, तो फिर से 10 हो जाएगा। तो ध्यान सुनना, 2 × 3 कितना हो गया? 20, सॉरी 2 × 3 कितना हो गया? 6 और ये 10, 60 × 10⁻3 हर्ट्ज। और 10⁻3 जो होता है वो होता है ऊपर जाके 1000, तो 1000/60 हर्ट्ज, तो कितना गया? 100/4 यानी कि 50/3 हर्ट्ज। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना? समझ में आया आपको? कुछ नहीं, सूत्रों के मान रखने में, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, आवृत्ति दे देता हूँ और कोई दूसरी चीज़ पूछ लेता हूँ। जैसे कि लिखो, यदि R = 15 ओम और L = 80 मिली हेनरी है, R = कितना? 15 ओम, और ये 80 मिली हेनरी है, तो C का मान कितना हो कि अनुनादी आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज आ जाए? लो, ये आपको करना है। तो इसमें क्या है? फिर से वही सूत्र लगाना है, और सूत्र में क्या करना है? सूत्र में C निकालना है। FR का सूत्र क्या पढ़ा अपन ने कि 1/2 π √L × C। FR का मान 50, 1/2 π √L × C। पहले वज्र गुणा करके √LC ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 π, और वज्र गुणा से 50 इधर आ गया। सुनना, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा? 100 π हो जाएगा, या 10 का स्क्वायर पाई हो जाएगा। यह है √LC। तो क्या मैं इसका वर्ग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? LC बराबर 10⁻2 × पाई का स्क्वायर, यानी कि 10⁻4 × पाई का स्क्वायर कितना होता है? तुम जानते हो 10 होता है, वो मैं बाद में लिखूंगा। खैर, तो कुल मिला के जान सकते हो कि 10⁻5 आ चुका है। C का मान ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻5/L। L कितना है? 80 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10⁻3। 10⁻3 ऊपर गया तो 1000 हो जाएगा, और 10⁻5 में अलग ही लिख रहा हूँ, /80 हो जाएगा।
0 0 कट गया तो ये आ जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻5 फैराड। अच्छा 10⁻⁻6 में बदलूँ तो 1250 माइक्रोफैराड या मिली फैराड में आ जाएगा 1.25 मिली फैराड। सी का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये गणना तो आपको करनी है, तो सूत्र में मान रख के गणना करनी है। तो ये प्रश्न कुछ खास नहीं था पर करवा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कोई भी डाउट आए तो मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।